बहुत साल पहले की बात है। वनश्री नाम की लड़की अपने माँ पापा के साथ चंडीगढ़ में रहती थी। उसके माँ पापा के साथ वो बहुत खुश थी। उसके पिताजी शहर में अच्छी कमाई कर लेते थे और इसीलिए उनका रहन सहन भी बहुत अच्छा था। अचानक से एक दिन वनश्री अपने माता पिता के साथ उसके दोस्त के घर जाने लगती है। तभी हाईवे पर उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें वनश्री के माता पिता गुजर जाते हैं। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद वनश्री अपने चाचा चाची श्याम और रमा के साथ भोलापुर गांव में रहने आ जाती है। वनश्री, आज से तुम हमारी बेटी हो। आज से तुम सिर्फ हमारे साथ रहोगी। अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना बेटी। हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। वनश्री रोते हुए, जी चाचा जी। वनश्री बहुत दुखी है, अपने माता पिता की बहुत याद करती है। कुछ दिन बीतने के बाद वनश्री की चाची वनश्री से, अरे ओ महारानी, अब बस भी कर। कितने दिनों तक ये लटका मुंह रखेगी? बहुत हो चुका मुफ्त की रोटियां तोड़ना। घर का काम क्या मैं अकेली करती रहूं? आज से ये सारा काम तुम ही करोगी, समझी? जी चाची, कहिए क्या काम करना है? देखो तो क्या कह रही है, क्या काम करना है? अरे अब घर के सारे काम करने के लिए क्या तुम्हारे माता पिता आएंगे? बर्तन मांजना, कपड़े धोना, साफ सफाई, पोछा लगाना, खाना बनाना, आज से सब कुछ तुम्हें करना है। और एक बात याद रखना, रानी के फेंके हुए कपड़े जमा कर लेना अपने लिए। तुम्हारे माँ बाप कोई सोने का घड़ा नहीं छोड़ गए तुम्हारे लिए। वनश्री को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसकी चाची का बर्ताव अचानक से कैसे बदल गया और वो उससे इतनी बुरी तरह से क्यों बात कर रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वनश्री अब घर के सारे काम करना शुरू करती है। अपना काम पूरा करके वो घर के बाहर एक बहुत बड़ा और सुंदर आम का पेड़ था जहाँ बैठा करती थी। धीरे धीरे वनश्री बड़ी हो रही थी और सुंदर भी। अपना सारा काम करके एक दिन वनश्री चित्र बना रही थी। तभी रानी, जो उसकी चचेरी बहन थी, वो वनश्री के पास जाती है और उससे बहुत ही बदतमीजी से बात करती है। रानी हमेशा खुद को सुंदर और बहुत ज्यादा होशियार समझती थी। रानी वनश्री का चित्र देखकर उसे फाड़ देती है और जब उसकी माँ रमा घर वापस आती है तो रानी नाटक शुरू कर देती है। आ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने वनश्री को कितनी बार बोला कि मुझे खाने के लिए दे दो। क्या अभी तक खाना नहीं बना? रुको, अभी देखती हूँ उसे। अरे ओ वनश्री की बच्ची, कहाँ मर गई है? कितनी देर हो रही है, अभी तक खाना नहीं बना? मेरी बेटी को तो देखो, कितनी मुरझा गई है। खुद तो अच्छा खासा खा लेती है। उस दिन रमा वनश्री को बहुत पीटती है और 2 दिन तक उसे भूखा रहने की सजा देती है। ये देख रानी मन ही मन खुश हो जाती है। वनश्री रोते रोते आम के पेड़ के नीचे जा बैठती है जहाँ वो हमेशा से बैठा करती थी। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। वनश्री को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। हर वो दिन जो उसने उनके साथ बिताए, वो सब उसे याद आने लगता है। तभी अचानक से उसके चारों ओर रोशनी बढ़ने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक आवाज सुनाई देती है, वनश्री, वनश्री, हर रोज तो तुम मेरे पास आकर बैठती हो। घबरा क्यों रही हो बेटी? पीछे देखो। वनश्री जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पेड़ को 2 आंखें और मुंह नजर आता है। वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और पेड़ की तरफ देखती ही रह जाती है। क्या हुआ वनश्री? आज तुम बहुत ज्यादा उदास हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी चाची ने मुझे बाहर निकाल दिया और 2 दिन तक मुझे भूखा रहने की सजा दी है। मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मैं यहाँ से तुम्हें हर रोज देखता हूँ। पूरा दिन काम करके थकती हो, लेकिन मुझे पानी डालना और यहाँ साफ सफाई करना तुम कभी नहीं भूलती। अगर कोई भूखा आए तो खुद भूखा रहकर उसे खाना खिलाती हो। तुम्हारा काम और दूसरों के लिए अच्छे विचार देखकर मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा मुझसे बातें कर सकती हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मुझे बोल देना। उस दिन से वनश्री कोई भी बात हो उस जादुई चमत्कारी पेड़ से करती थी। एक दिन रमा ने अपने घर में रानी के जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी थी जिसमें बहुत सारे लोग आने वाले थे। उसी दिन वनश्री का भी जन्मदिन था।
लेकिन पार्टी में खाने की सारी तैयारियां वनश्री को करनी थी। दोनों के जन्मदिन आया। रानी तैयार होने लगी। मैं कैसी लग रही हूँ माँ? मेरी बेटी तो बिल्कुल शहजादी लग रही है। उसी वक्त वनश्री वहाँ आ जाती है और अपनी चाची से, चाची मुझे भी कोई अच्छी सी ड्रेस दिला दो ना, आज मेरा भी जन्मदिन है, आज बहुत सारे मेहमान आएंगे, मेरी ड्रेस बहुत खराब है। माँ देखो ना, ये हमेशा ऐसे ही करती है, हमेशा मेरी बराबरी करना चाहती है। तुम्हें क्या ज़रूरत है अच्छे कपड़े पहनने की? जन्मदिन तो मेरी बेटी का है। और एक बात ध्यान में रखना, आज तुम किसी के सामने नहीं आओगी, बाहर पीछे ही रहना। चाची आज तो मेरा भी। तभी रमा उसे धक्का देकर निकाल देती है और उसे 100 लोगों का खाना बनाने के लिए बोलती है। वनश्री इतने कम वक्त में इतना सब कैसे होगा, ये सब सोचकर घबरा जाती है। तभी उसे पेड़ की बातें याद आती है और वनश्री पेड़ के पास जाकर उसे सारी बातें बताती है। अरे इतनी सी बात, 100 लोगों का ही खाना बनाना है ना तुम्हें? जरा अपने घर के अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर वनश्री देखती है तो सारा खाना तैयार था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर आकर हाथ जोड़कर पेड़ का धन्यवाद करती है। तभी उसकी चाची वहाँ आ जाती है और वनश्री से, अरे ओ लड़की, खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची, बस हो गया। रमा सारा खाना बना देखकर चकित हो जाती है और वो पार्टी में चली जाती है। सभी लोग खाना खाते वक्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ये सब देख वनश्री बहुत खुश हो जाती है। ये सब बातें वनश्री जाकर चमत्कारी पेड़ को बताती है। तभी पेड़ वनश्री से, हैप्पी बर्थडे वनश्री। वनश्री बहुत खुश हो जाती है और पेड़ को गले लगा लेती है, क्योंकि बहुत सालों बाद उसे किसी ने बर्थडे विश किया था। बेटी, क्या तुम्हें पार्टी में नहीं जाना? नहीं, मुझे चाची ने अंदर आने से मना किया है, और वैसे भी मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है जो मैं पहनकर पार्टी में जाऊँ। तुम एक काम करो, हाथ उठाकर मेरे कुछ पत्ते तोड़ो। आंगन में जितने भी पेड़ हैं, उन पेड़ों के तुम्हें जो भी फूल पसंद आए वो तोड़ लाओ। वनश्री के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। उसे तोड़कर वनश्री पेड़ के पास लेकर आती है और चमत्कारी पेड़ उन सभी चीजों से वनश्री के लिए एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ड्रेस बनाता है, जिसे पहनकर वनश्री बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। इतना ही नहीं, उस चमत्कारी पेड़ ने उसे उसके माता पिता से भी बात करवाई। बेटी, कैसी हो तुम? तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटी। तुम हमेशा खुश रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। वनश्री आज बहुत खुश थी। वनश्री चमत्कारी पेड़ के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर रमन आ जाता है। रमन एक बहुत ही सुंदर, सीधा साधा, सुशील और अमीर व्यक्ति था। वो वनश्री की ओर देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसी वक्त वनश्री का ध्यान रमन की तरफ जाता है और वो पेड़ के पीछे छुप जाती है। अरे सुनो, सुनो तो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी तो अंदर चल रही है। वनश्री चुपके से रमन को देखती है। रमन उसे फिर से आवाज लगाता है, कौन हो तुम? बाहर आओ, चलो मेरे साथ अंदर चलो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वनश्री है। जादुई पेड़ वनश्री को रमन के सामने लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। वनश्री रमन के साथ अंदर चली जाती है और सभी पार्टी एंजॉय करते हैं। रमन बातों बातों में उसकी सारी बातें जान लेता है। कुछ समय बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रमन अपने माता पिता के साथ रानी के घर आता है। अरे प्रीतम भाई साहब, आइए आइए, आज अचानक कैसे आना हुआ? श्याम जी, कल की पार्टी तो बहुत अच्छी थी और उससे अच्छी बात यह है कि हमारे रमन को आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हम उसका रिश्ता लेकर आपके यहाँ आए हैं। ये सब सुनते ही रानी और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और रमा रानी को अच्छे से तैयार करके बाहर लाती है। रानी हमारी बहुत ही लाडली बेटी है। रानी बिटिया, यहाँ आओ। नहीं पिताजी, मुझे जो लड़की पसंद है वो रानी नहीं, वनश्री है, जो कि रानी की चचेरी बहन है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। रमन की सारी बातें सुनकर रानी को वनश्री पर बहुत गुस्सा आता है। श्याम और रमा भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रमा सोचती है कि वनश्री तो उस पार्टी में थी ही नहीं। रमा ये बात बताने की कोशिश करती है। नहीं नहीं भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि कल रात तो वनश्री पार्टी में थी ही नहीं और आज भी यहाँ नहीं है।
वनश्री ये सारी बातें चुपके से सुन रही होती है। तभी रमा की माँ का ध्यान उसकी ओर जाता है और वो उसे बाहर लेकर आती है। कितनी सुंदर है ये। क्या भाई साहब, आप तो कह रहे थे कि वनश्री घर पर ही नहीं है, तो ये कौन है? जाने दीजिए, अब हमारे बेटे की शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ वनश्री के साथ ही होगी। रमन का परिवार उस गांव का सबसे अमीर खानदान था और इसी कारण श्याम और रमा उनके सामने कुछ नहीं बोल पाते। शादी पक्की करके रमन का परिवार वहां से चला जाता है और रानी जोर जोर से रोने लगती है। तभी रमा वनश्री को बहुत पीटती है। कल तुझे कहा था ना कि तू घर में कहीं नहीं दिखनी चाहिए। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। मेरी बच्ची को रुला दिया ना तुमने। वनश्री रोते हुए पेड़ के नीचे चली जाती है और वो पेड़ को सारी बातें बताने लगती है। उसके चाचा चाची के बर्ताव से वो बहुत दुखी थी, लेकिन उसे एक अच्छी राहत भी मिली थी क्योंकि उसकी शादी मनचाहे लड़के से होने वाली थी। कुछ ही दिनों में वनश्री और रमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद वनश्री पेड़ से मिलने जाती है। तभी पेड़ वनश्री से, वनश्री खुश रहो, और एक बात, आज तुम अपने साथ मेरी कुछ सूखी लकड़ियां लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो उन लकड़ियों से बोलो, तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी। वनश्री जादुई पेड़ की कुछ सूखी लकड़ियां लेकर अपने ससुराल जाती है और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रिया अपने परिवार के साथ दिल्ली में बचपन से रहती थी। रिया एक सुंदर लड़की थी और साथ ही साथ अपने स्कूल में सबसे ज्यादा मशहूर थी। रिया पढ़ाई में काफी तेज थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इसी वजह से उसके सारे दोस्त उससे जलते थे। एक दिन उनके स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला होता है जिसका नाम था रानी। वो बहुत गरीब थी, पर रानी पढ़ाई में काफी तेज थी। उसे स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिलता है। अब रिया और रानी में हमेशा मुकाबला लगा रहता था कि फर्स्ट कौन आएगा। एक दिन रानी रिया के घर के सामने से गुजर रही होती है। रानी उस घर को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, रिया का घर कितना बड़ा है, काश मैं भी इतने बड़े घर में रह पाती। ऐसा मन में सोचते हुए रानी वहां से जा रही होती है। तभी उसे एक चमकता हुआ सोने और चांदी का ड्रेस खिड़की के पास दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचती है कि रिया तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास न जाने ऐसे कितने सोने और चांदी के कपड़े होंगे। काश मैं भी इतनी भाग्यशाली होती। ऐसा सब सोचते हुए रानी वहां से अपने घर लौट जाती है। अगले दिन स्कूल में रिया और रानी एक दूसरे से बात करने लगती है। तभी रिया रानी से पूछती है, रानी कल मेरे घर पर मेरी माँ ने एक पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल मेरे घर आओ। हाँ बिल्कुल रिया, क्यों नहीं आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। दोनों अपनी बातें खत्म कर क्लास में बैठ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद रिया रानी के पास आकर रानी से, बाय रानी, कल मिलते हैं। बाय रिया। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानी रिया के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी रानी की माँ जया उसके पास आकर उससे पूछती है, अरे रानी बिटिया, ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी, और तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? माँ, मुझे रिया ने पार्टी के लिए उसके घर पर इनवाइट किया है, प्लीज जाने दो ना माँ, मैं घर आकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। माँ प्लीज जाने दो ना माँ। ठीक है जाओ, पर समय से वापस लौट आना। रानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही रानी रिया के घर पहुंचती है, वो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो बस इधर उधर देखती ही रह जाती है। रानी इतनी सारी सजावट और इतने सारे लोग देखकर चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में रानी रिया के पास जाती है और रिया से, रिया तुम्हारी माँ ने तो घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। नहीं रानी, तुम गलत सोच रही हो, माँ ने नहीं, ये सब तो हमारे नौकरों ने किया है। ओह अच्छा। रिया, मेरे पेट में तो ना बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, चलो ना कुछ खाते हैं, और मुझे बताओ तो सही आखिर खाने में क्या क्या है। रानी तुम चलो तो सही, तुम खुद ही देख लेना क्या क्या है। तब अचानक रानी को सोने और चांदी के ड्रेस की याद आती है, इसलिए वो रिया से पूछती है, रिया यहाँ बाथरूम कहाँ है? मैं बस 2 मिनट में जाकर आती हूँ। देखो तुम आगे से सीधा जाकर राइट में जाओ, वहीं पर है, पर संभल कर जाना, गुम मत हो जाना कहीं। रानी मन ही मन सोचती है, चलो अब मुझे ड्रेस देखने का मौका तो मिला। रानी जानबूझकर रिया के कमरे की ओर जाती है
और इधर उधर देखती है, पर वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। थोड़ी ही देर में वो फिर से वापस पार्टी में लौट आती है। अरे रानी, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ तो डांस भी शुरू हो गया है। चलो ना, हम भी डांस करते हैं। रिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी। फिर रिया रानी का हाथ पकड़ उसे डांस करने के लिए ले जाती है। दोनों खूब डांस करते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। पार्टी होने के बाद रानी घर चली आती है, पर अभी भी उस ड्रेस को देखना रानी के मन में ही रह जाता है। वो उस ड्रेस के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाती। उस रात रानी को एक सपना आता है। वो देखती है कि उसने वो ड्रेस पहना हुआ है और किसी राजकुमार के साथ डांस कर रही है। अगले दिन सुबह उठकर वो स्कूल में चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद रानी से अब रहा ही नहीं जाता और वो रिया से पूछ ही लेती है। रिया, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ रानी, पूछो ना। मैं एक दिन तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने तुम्हारे घर के खिड़की के पास एक सुनहरा ड्रेस देखा था, और जब मैं उस दिन गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी तो वो ड्रेस वहाँ पर नहीं था। क्या तुमने वो किसी को दे दिया है? हाँ, वो ड्रेस वो वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने वो संभाल कर अलमारी में रखा है। पता है, वो मेरे सबसे पसंदीदा ड्रेस है, जो मेरे पापा ने खास अमेरिका से मेरे बर्थडे के लिए लाया था। उसी समय रिया को लेने के लिए उसका ड्राइवर आ जाता है और वह घर के लिए निकल जाती है। एक दिन रिया को डांस पार्टी का आमंत्रण मिलता है, पर उसे उस दिन कोई और ज़रूरी काम था। लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी माँ को अगर इस बारे में बताएगी कि उसे डांस पार्टी में नहीं जाना तो वो गुस्सा हो जाएगी। रिया सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है और वो रानी के पास बात करने के लिए पहुंच जाती है। रानी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी सहायता करोगी? हाँ बोलो ना रिया, क्या बात है? क्या तुम इस संडे मेरी जगह एक डांस पार्टी में जाओगी? तुम्हारी जगह? मैं कैसे? और मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, तुम उनमें से कोई ले लेना। पर मैं कैसे? मुझे याद है, तुम्हें मेरी एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए कल वही ड्रेस लेकर आऊंगी। फिर अगले ही दिन रिया वो ड्रेस लाकर रानी को देती है और कहती है कि रानी, सिर्फ एक बात याद रखो, गलती से भी तुम वहाँ अपना नाम किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी माँ को पता चल जाएगा और वो गुस्सा हो जाएंगी और हम पकड़े भी जाएंगे। हाँ हाँ, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, तुम चिंता मत करो। थोड़े ही दिनों में संडे आ जाता है और अब रानी सोचती है कि अगर उसकी माँ को सच बताया जाए कि वो रिया की जगह जाने वाली है तो वो कभी उसे जाने नहीं देंगी। इसीलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलती है। माँ, मैं रिया के घर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, वहीं से खाना खाकर आऊंगी। ठीक है, जाओ, पर 10 बजे से पहले घर आ जाना, वरना तुम्हारे पापा का गुस्सा तो जानती हो ना। हाँ माँ, मैं 10 बजे तक घर पर पक्का आ जाऊंगी। रानी वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है और सारे लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। रानी जो बोलती है सब वैसे ही करने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, बल्कि एक जादुई ड्रेस है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि सब उसके ऑर्डर्स मान रहे थे। वो खूब मजे करती है और नाचते नाचते उसे पता ही नहीं चलता कि 10 बजने वाले हैं। जब 5 मिनट बाकी होते हैं, वो अपना ड्रेस बदलने के लिए भागते हुए बाथरूम में जाती है। जल्दबाजी में अपनी ड्रेस बदलकर जादुई ड्रेस वहीं पर भूल जाती है और घर के लिए निकल पड़ती है। आधे रास्ते तक आने के बाद उसे अचानक से याद आता है कि वो ड्रेस वही भूल के आई है। इसीलिए वो रिया के ड्राइवर को वापस उसी जगह ले जाने के लिए कहती है। पर रानी वहां जाकर देखती है तो उसे वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो ड्रेस वापस नहीं मिलती। निराश होकर रानी घर चली आती है और बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो असली सोने और चांदी की ड्रेस थी, इसीलिए वो घबराकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। कितनी लापरवाह हो तुम, तुम्हारी वजह से तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेंगे। किसने कहा था तुम्हें सोने और चांदी की ड्रेस पहनकर कहीं जाने को? तुम्हारी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। रानी पूरी रात सोच सोच कर रोने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन वो शर्म के मारे रिया को सीधे मुंह देख भी नहीं पाती। रानी सर झुकाकर उसके सामने खड़ी होती है। तब रिया उससे पूछती है, हाय रानी, तुम्हारी कल की पार्टी कैसी थी? रानी बिना कुछ कहे वहां से रोती हुई भाग जाती है। उसी रात रानी जब अपने कमरे में आती है
तो बिस्तर की ओर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। रानी देखती है कि उसका वो ड्रेस सही सलामत उसके बिस्तर पर है। फिर अचानक वो ड्रेस बोलने लगता है, रानी, उस पार्टी में एक लड़की ने मुझे चोरी कर लिया था। वो मुझे बाजार में बेचने वाली थी, पर आज तक मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। तुम बहुत मेहनती लड़की हो, इस ड्रेस की सही हकदार हो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी मेरा फायदा किसी गलत काम के लिए नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। उसी पल फोन की घंटी सुनाई देती है और रानी देखती है कि उसे रिया का फोन आया है। रानी, तुम चाहो तो वो ड्रेस अपने पास रख सकती हो। मुझे पता है तुम्हें वो ड्रेस बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो। और हाँ, उस दिन मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी। थैंक यू रिया। अब रिया उस जादुई ड्रेस से जो कुछ भी मांगती थी वो सब कुछ उसे चुटकियों में मिल जाता था। रानी अब उस जादुई ड्रेस की मदद से अपनी जरूरत की हर वो चीज उसे मांगती है और रानी अपने जैसे गरीब लोगों की मदद भी करने लगी थी। इसी तरह से रानी खुद की और दूसरों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।